जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीडीओ भर्ती री एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है जून में, उसके लिए जीके का जो मॉक टेस्ट हमने शुरू किया था, उसी मॉक टेस्ट में एक और मॉक टेस्ट लेके मैं आया हूं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके बीडीओ के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके घंटे वाला बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेबी का चेयरमैन 28 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया? दोस्तों, सेबी का चेयरमैन कौन बनी थी फरवरी 2022 में? तो वो बनी थी माधवीपुरी बुच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माधवीपुरी बुच। ठीक है दोस्तों हम बात करें सेबी की। देखो, सेबी की स्थापना कब हुई है? दोस्तों, सेबी की स्थापना हुई 1988 में, लेकिन इसको एक स्टैट्यूटरी पावर कब मिली थी? 1992 में। ठीक है, सेबी को स्टैट्यूटरी पावर 1992 में मिलती है और सेबी की स्थापना 1988 में होती है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिएगा, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत में जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम सेबी करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक डेट लिखी गई है 28 फरवरी। अगर सिंपल मैं बात करूँ 28 फरवरी को, तो भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 28 फरवरी। तो ये अभी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये फरवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो बना, वो बना है आपका जी अशोक कुमार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जी अशोक कुमार। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर ये भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है और ये आपको याद रखनी है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर फरवरी 2022 में किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो दोस्तों, जो वॉल्टर स्टीनमियर है वो किस देश के राष्ट्रपति बने थे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जर्मनी के बने हैं। ठीक है दोस्तों, जर्मनी। अच्छा, जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? बुंडसटैग कहा जाता है। जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, सॉरी बर्लिन लिख दिया है, ये बर्लिन है, बर्लिन। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे लिखा गया देखो, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है नीदरलैंड। नीदरलैंड का ना एक शहर है हैग, और हैग में क्या है दोस्तों? हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हैग में। तो ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में है? हैग में है। क्लियर? और यहाँ पे लिखा गया पेरू। पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरू की राजधानी है लीमा। और लीमा में क्या है दोस्तों? लीमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लीमा में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लीमा, पेरू की राजधानी है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीबीएसई का नया चेयरमैन 2022 फरवरी में कौन बना था? दोस्तों, सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने थे? तो विनीत कुमार जोशी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, विनीत कुमार जोशी, सीबीएसई। क्लियर? दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। और सीबीएसई कब बना था? सीबीएसई बना है आपका 1929 में। सीबीएसई 1929 में बना था, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, अच्छा यहाँ पे ना एक शब्द लिखा गया आपका, अगर क्वेश्चन आए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को होता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। ठीक है, और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
प्रोफेसर शांति श्री धूलीपड़ी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है? दोस्तों शांति श्री धूलीपड़ी पंडित जो है ना, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति थी और ये नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू JNU जिसको बोला जाता है, ये नई दिल्ली में है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 106 क्वेश्चन है आपका अगला। सियोमारो कास्त्रो जनवरी 2022 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों सियोमारा कास्त्रो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होंडुरास। ये बहुत आता है एग्जाम में, आप इसको याद रखना। और होंडुरास की मुद्रा क्या है? लंपीरा। होंडुरास की मुद्रा क्या है? लंपीरा मुद्रा है। और इसकी राजधानी को तेगुसिगाल्पा कहा जाता है, तेगुसिगाल्पा। दोस्तों यहाँ पे ना एक ऑप्शन में लिखा गया आपका केनिया। केनिया की राजधानी क्या है? केनिया की राजधानी है नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी है और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नामक संग्रहालय खोला गया है? दोस्तों म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नामक संग्रहालय खोला गया दुबई में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नामक संग्रहालय दुबई में खोला गया है और ये UAE में है। दुबई में खोला गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। दुबई में एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ICC का मुख्यालय है आपका। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है और ये होन्शु द्वीप पर आती है। कभी क्वेश्चन आए कि टोक्यो कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। पेरिस, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय भी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। जेनेवा में तो WHO का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जेनेवा में है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन बी इज सही राइट आंसर। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन की मुद्रा को हर्बिनिया कहा जाता है। यूक्रेन की मुद्रा को क्या बोलते हैं हम? हर्बिनिया। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देगा वो किसे देगा? जवाब होगा और राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल के तहत गठित हुआ है? भारत का सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 124 के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट भारत का कब बना था? 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं? 1+33। 1+33 जज हैं टोटल। और अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़। ये भारत के आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की एज में रिटायर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा अगर मैं आपको एक आर्टिकल बताता हूँ, बहुत आता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि सुप्रीम कोर्ट में आप रिट फाइल करेंगे, कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जाती है? तो आर्टिकल 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग बिल्कुल है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, चुनाव आयोग आर्टिकल 324। लेकिन योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को बना था योजना आयोग। और अब इसको ख़त्म करके इसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, दादा भाई नेहरूजी के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, दादा भाई नेहरूजी के बारे में बताना है। वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर हुए। बिल्कुल सही कथन है। 1892 में वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने। सही कथन है। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का आरंभ किया था। ये भी सही है। वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यही कथन गलत है। ठीक है। दादा भाई नेहरूजी 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, बल्कि 3 बार बने थे। ठीक है। 1886 में, 1893 में और 1906 में। क्लियर। तो दादा भाई नेहरूजी के बारे में आप याद रखिएगा। दादा भाई नेहरूजी की किताब मैं आपको बताता हूँ, बहुत पूछता है एग्जाम में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आप याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत आती है एग्जाम में, रट लेना। नेक्स्ट आपका, और दादा भाई नौरोजी ना ये पारसी थे। कभी क्वेश्चन आए कि दादा भाई नौरोजी कौन थे, पारसी व्यापारी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? दोस्तों, कांग्रेस का वो सेशन था आपका जहां से स्वराज शब्द मतलब प्रयोग किया गया, तो वो था आपका 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार स्वराज शब्द की बात की थी। ठीक है, तो ये होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द पहली बार इसी में प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कांग्रेस कब बनी थी, तो कांग्रेस की स्थापना ये 1885 में हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो मतलब किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल, ये सही है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। फ्रैंक मॉरिस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये क्या कौन सी है? तो दोस्तों, ये वाली किताब आपकी गलत मेल खाई थी है, क्योंकि फ्रैंक मॉरिस ने नहीं लिखी थी, ये दुर्गादास की किताब है। दुर्गादास की किताब है आपकी ये। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऊपर वाली ये तीनों किताबें जो आपने ये यहाँ तक ये किताबें हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको रट लेना। ये बहुत आती है दोस्तों, बहुत बहुत पूछता है। इंडिया डिवाइडेड किताब मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है एग्जाम में, तो क्या पता आपसे फिर पूछा जाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कहीं पेपर पे लिख के अपने एक नोट्स में उसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखो, भगत सिंह ने इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की थी, तो दोस्तों भगत सिंह की किताब का नाम है इंडियन सोशलिस्ट नहीं, भगत सिंह की किताब का नाम है वाई आई एम एथीस्ट। भगत सिंह की किताब का नाम क्या है? वाई आई एम एथीस्ट। मैं लिख देता हूँ, भगत सिंह की किताब का नाम है वाई आई एम एथीस्ट। तो ये भगत सिंह की किताब है, ना कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये तो आप इसकी याद रखिएगा। बाकी आपकी सचिंद्र नाथ सान्याल की है बंदी जीवन, तो ये आपकी सही है। लाला रामचरण दास द ड्रीमलैंड, ये भी सही है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोरा, ये भी सही है। बाकी सारी किताबें आपकी सही मेल खाती हैं, लेकिन भगत सिंह की जो किताब है उसका नाम है वाई आई एम एथीस्ट, यह गलत है। आपका ऑप्शन ए वाला आपका गलत मिलान करा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, भगत सिंह जो है ना, इन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई थी। यह आता है एग्जाम में, नौजवान भारत सभा 1926 की बात है ये। नौजवान भारत सभा एक क्रांतिकारी संगठन किसने गठित किया था? तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा गठित की थी। ठीक है दोस्तों, और भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो इनकी आयु कितनी थी? 23 साल। नेक्स्ट आपका, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? दोस्तों, एक कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है ना, वो सौर सेल होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सौर सेल। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लिया जाता है। और सौर सेल में हम कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है डायनेमो। डायनेमो क्या है दोस्तों? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति डायनेमो है। क्लियर? नाभिक के रिएक्टर लिखा गया है दोस्तों। नाभिक के रिएक्टर परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर, नाभिक के विखंडन पर ये कार्य करता है। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। नेक्स्ट आपका, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। दोस्तों, ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अंतरिक्ष में दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि को मीडियम चाहिए चलने के लिए, और निर्वात में मीडियम नहीं होता। ठीक है, तो ध्वनि तरंग नहीं चल सकती किस में? निर्वात में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ध्वनि तरंग जो है ना, अगर आपके एग्जाम में आए कि मानव के कान पर ध्वनि तरंगें कितने समय तक रहती है, तो मानव के कान पर ध्वनि तरंगों का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और मानव के कान की श्रव्य सीमा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है।
20,000 हर्ट्ज, ये ऑडिबल वेव की फ्रीक्वेंसी है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दोस्तों दस्तार बंदान किनको कहा गया है? तो इनका सही जवाब क्या? उलेमा को। ऑप्शन डी, दस्तार बंदान उलेमा को कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन संख्या 118 की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 118, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखो ग्रामीण जो आपका अवस्थापना विकास कोष है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का गठन किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नाबार्ड के अधीन, ऑप्शन आपका बी। कब? 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई कब बना था? आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर बना था? कलकत्ता में। लेकिन अभी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में है, आपका आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको हैदराबाद में। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जनजाति और उनका क्षेत्र है। देखो सेंट्रली जनजाति अंडमान में रहती है। ठीक है, टोडा जनजाति नीलगिरी पे पाई जाती है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है। भूटिया जनजाति सिक्किम में रहती है। बिरहोर जनजाति झारखंड में रहती है। बिरहोर जनजाति कहाँ रहेगी? झारखंड में। तो इसका सही जवाब क्या बनना है दोस्तों? डी वाला 1 से मेल खाता है। चलो डी 1 से मेल खाता है, और ए वाला 4 से मेल खाता है। बी वाला 3 से मेल खाता है। सी वाला 2 से मेल खाता है, यानी कि 4 3 2 1। तो ऑप्शन ए सही है, 4 3 2 1। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? दोस्तों सबसे ज़्यादा व्यस्त जो समुद्री मार्ग है वो कौन सा आपका? उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उत्तरी अटलांटिक महासागर ये सबसे व्यस्तम मार्ग है, आप याद रखना, बहुत आता है एग्जाम में। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बताना है आपको कमेंट में लिख के। ये जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर ये कौन से 2 जलराशियों को जोड़ने का कार्य करती है? कमेंट में क्वेश्चन लिख के बताइएगा, स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है? ठीक है, चलो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखो आप ना इस अटलांटिक को फोकस करना ज़रा थोड़ा सा। आप एक संस्था का नाम सुनते होंगे बार बार, एक संगठन है नाटो। नाटो में ए शब्द का मतलब क्या होता है? दोस्तों नाटो में ए शब्द का मतलब अटलांटिक होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रख लेना, बहुत आता है एग्जाम में, नाटो की फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यूरेशिया में जो घास के मैदान है उनको क्या बोलते हैं? तो इनका सही जवाब होगा आपका, इनको स्टेपी कहा जाता है। यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपी कहलाते हैं। डाउन्स कहाँ पे हैं? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान बेल्ट कहलाते हैं, और प्रेरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है प्रेरी। याद रखिएगा, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में होते हैं। तो यूरेशिया में स्टेपीज मिलते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि पुस्टास घास के मैदान भी तो हैं? पुस्टास घास के मैदान, दोस्तों यूरेशिया में जो घास के मैदान स्टेपी कहलाते हैं उन्हें हंगरी में पुस्टास कहा जाता है। तो पुस्टास घास के मैदान हंगरी में मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एग्रेस्टोलॉजी क्या है, दोस्तों एग्रेस्टोलॉजी ये घास का अध्ययन होता है, घासों का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग वन किसे जोड़ता है? दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग वन ये आपका गंगा नदी पर स्थित है, और ये प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है, हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में आता है आपका, और प्रयागराज यूपी में आता है। और इस जलमार्ग से अभी क्या हुआ स्टार्ट? दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा जिसका नाम है MV गंगा विलास, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सेवा MV गंगा विलास शुरू की गई है। और ये कहाँ पर शुरू की गई है? आपका जवाब होगा आपका वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जाएगी, और ये 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये इसी से होके गुजरी है, ये आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज में। ठीक है दोस्तों एक चीज़ याद रखना, प्रयागराज को उत्तर प्रदेश की संगम नगरी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? दोस्तों 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने का कार्य करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने के लिए साइन किया गया है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ओजोन जो मिलेगी आपको वो कहाँ मिलती है? वो समताप मंडल में मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। और ओजोन परत का काम क्या है दोस्तों? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। ठीक है, इससे स्किन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन का सूत्र क्या है, दोस्तों ओजोन का सूत्र होता है आपका O3। ठीक है, O3 कह सकते हैं हम इसको, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, नरेंद्र मोदी द टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों नरेंद्र मोदी द टाइम के पुस्तक है नीलांजन मुखोपाध्याय, ऑप्शन डी। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? दोस्तों सर्वाधिक लिंग अनुपात तो केरल का है, और केरल के बाद किस राज्य का स्थान आता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, तमिलनाडु का लिंग अनुपात है। ठीक है, तमिलनाडु का लिंग अनुपात। अच्छा, भारत का कितना है 2011 की जनसंख्या के अनुसार? 943/1000, 943/1000 ये भारत का लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैसे केरल का है, उसके बाद में आपका तमिलनाडु का है। ओजोन बायोस्फीयर बचाती है, तो देखो अभी बताया था आपको ये क्वेश्चन कि ओजोन जो परत क्या काम करती है। दोस्तों ओजोन परत जो हमें बचाती है ना, वो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? दोस्तों तोलकाप्पियम जो है ना, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, व्याकरण ग्रंथ। अच्छा, दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण कौन सी थी? अष्टाध्यायी, ये भी पूछ लेता है। दुनिया की पहली संस्कृत व्याकरण ये अष्टाध्यायी में लिखी गई है, और किसने लिखी थी? पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने लिखी है दुनिया की सबसे पहली संस्कृत व्याकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, सुमेलित कीजिएगा। कौटिल्य ने क्या लिखा है? दोस्तों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, याद रखिएगा। भद्रबाहु ने लिखा कल्पसूत्र, जैन धर्म का ग्रंथ है। कात्यायन ने स्मृति लिखी है, कात्यायन स्मृति, तो क्या बनता है? 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन संख्या है आपकी 129। लाख वक्स की उपाधि किसको दी गई है? दोस्तों लाख वक्स की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये गुलाम वंश का संस्थापक है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है, आप याद रखना। कुतुब मीनार इसने बनवाई थी। अच्छा, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब से कब तक बैठती है? 1236 से 1240 तक, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। इल्तुतमिश इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इल्तुतमिश का वास्तविक नाम क्या है? शमसुद्दीन इलियास। और इल्तुतमिश भारत में इक्ता प्रणाली के लिए जाना जाता है। इक्ता प्रणाली ये भूमि सुधार की प्रणाली है। बलबन अपने आप को जिले इलाही कहता है, जिले इलाही। इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लाख वक्स किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पूर्व बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दोस्तों दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पूर्व बलबन नासिरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री होता था, आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, बलबन ने उलूग खां की उपाधि भी धारण की थी, उलूग खां। और बलबन ने एक फारसियों का त्यौहार था, पारसी त्यौहार जिसको बोलते हैं नवरोज, पारसी समुदाय का नया साल है। नवरोज का प्रवर्तन क्या था? नवरोज को शुरू किया था, याद रखिएगा, बलबन ने ही। नेक्स्ट है आपका, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों भारत में नृत्य, नाटक और संगीत को बढ़ावा देती है संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। संगीत नाटक अकादमी कब बनी थी? 31 मई 1952 को। संगीत नाटक अकादमी 31 मई 1952 को बनी है, और ये नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड कौन देता है, तो बिस्मिल्लाह खां अवार्ड संगीत नाटक अकादमी देती है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपने एक शब्द देख रहे होंगे संगीत, एक क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का उत्कृष्ट अवार्ड है, याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है दोस्तों, शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है।
सबसे चमकीला ग्रह, इसे मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा, इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब शुक्र के नाम है। और पृथ्वी की बहन किसको कहा गया है? शुक्र को ही कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन आए कि बुध और शुक्र ऐसे दो मतलब ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के 0 उपग्रह, शुक्र के 0 उपग्रह, याद रखिएगा। ठीक है। मंगल लिखा गया, मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक डीमोस और एक फोबोस, और मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, डीमोस और फोबोस। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह? 82। ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसके हो गए? बृहस्पति के उपग्रह हो गए, और कितने? 92। बृहस्पति के 92 उपग्रह हैं। पृथ्वी दिवस आप याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को हम। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सर्वाधिक सफल रही है? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति गेहूं के मामले में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखा गया भारत में हरित क्रांति वो गेहूं के मामले में देखा गया है। ठीक है। हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। और ये सदाबहार क्रांति शब्द किसने दिया था? वर्गीज कुरियन, सॉरी, MS स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति किसने कहा? MS स्वामीनाथन ने। और MS स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, हरित क्रांति का एक अन्य नाम और भी है, HYBP। HYBP मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, HYBP। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि 2023 कौन जो साल है वो किसका साल है? मोटे अनाज का साल है 2023, एक्चुअली में बाजरे का साल है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के कटक में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग हुए हैं? दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। 10 डिग्री चैनल, याद रखना। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में आते हैं। बंगाल की खाड़ी में आते हैं, ये आप याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और हाई कोर्ट का गठन जो होता है ना, वो आर्टिकल 214 के तहत होता है। एक हाई कोर्ट में जो जज है वो 62 साल की एज तक अपनी सेवा दे सकता है। ठीक है दोस्तों। और भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ खुला था? कलकत्ता में। भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में खुला। और अभी के लिए भारत में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये कब बना था? खैर, आप यूपी का पेपर देंगे वीडियो का, तो हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। मैं बताता हूँ इसके बारे में 2-3 फैक्ट बता देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट, देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था 17 मार्च 1866 को। 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाईकोर्ट बना। और इसकी स्थापना आगरा शहर में हुई थी। हालांकि 1869 में इसको हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? इलाहाबाद में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पहले जज बने थे वो थे वॉल्टर मॉर्गन। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 160। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकमात्र खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट दायर की जा सकती है। ठीक है, आप याद है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से? तो जवाब होगा दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। दोस्तों, वर्गीज कुरियन को भारत का मिल्कमैन कहा जाता है, ये श्वेत क्रांति का जनक है। दोस्तों, अभी आप याद रखना, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। ठीक है। यूपी का स्थान अब आपका दूसरा है। तो यूपी दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ चुका है, और राजस्थान जो है वो आपके पहले नंबर पे आ चुका है। बिल्कुल रट लेना दोस्तों, ये वीडियो में इंपॉर्टेंट है, बहुत आ सकता है आपके एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? अब जवाब होगा आपका दूसरा है, पहले स्थान पर राजस्थान आ चुका है। क्लियर? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, दूध जो है ना, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी होता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
न्यूटन। दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? आवेग का। मीटर प्रति सेकंड ये त्वरण का है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड त्वरण का है। तो अब मिला सकते हैं, ए वाला 4 से मेल खाता है, बी वाला 1 से मेल खाता है, सी वाला 2 से मेल खाता है और डी वाला आपका 3 से मेल खाता है। 4 1 2 3, 4 1 2 3 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है ना, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो इसका मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और वियना में क्या है आपका? ओपेक का मुख्यालय है, ओपेक का मुख्यालय, ठीक। तो इसका ओपेक का मुख्यालय वियना में। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वॉशिंगटन। कभी क्वेश्चन आए कि विश्व बैंक के अध्यक्ष मतलब विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। साथ साथ आपको याद रखना है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 139। क्वेश्चन संख्या 139 क्या कहता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था? दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत की पहली अभिनेत्री को मिला था, जिनका नाम है देविका रानी चौधरी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब होती है? दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू हुआ था 1969 में। भारतीय सिनेमा का सबसे उत्कृष्ट अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड। याद रखिएगा, देविका रानी चौधरी। नेक्स्ट है आपका, भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों भारत में सबसे पहला हॉकी स्वर्ण पदक जो जीता था वो 1928 में जीता था। सबसे पहला हॉकी स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। तो सही जवाब होगा आपका 1980 है। खैर मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ऐसा कुछ भी। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में सबसे पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ओलंपिक खेलों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लॉज़ेन में है। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कार्तिक एक नृत्य है दोस्तों, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बुंदेलखंड का नृत्य कार्तिक नृत्य है। क्या आपको पता है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जीजक भक्ति भी है? कभी क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड आता है, इसका प्राचीन नाम क्या है? जीजक भक्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? दोस्तों भीमसेन जोशी जो है ना, ये किराना घराने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित में कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज तो हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी है, लेकिन किशन महाराज ये तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। किशन महाराज तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, तबला वादन। अच्छा, सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। कथक की रानी किसे कहा गया है? सितारा देवी को। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है? अच्छा, 2011 के अनुसार यूपी के बारे में क्या है? तो पहला देखते हैं, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, बिल्कुल सही है। यूपी का एरिया 240,928 वर्ग किलोमीटर है, 240,928 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। देश की जनसंख्या का 16.5% यूपी निवास करता है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात औसत से अधिक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात औसत से अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? राष्ट्रीय औसत से कम है, तो ये आपका गलत है, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से कम है, ये आपका गलत है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? इसमें सही आपका 1 2 और 4, 1 2 और 4। अच्छा ये आपका सही है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये तीसरा कथन आपका गलत है, ये वाला आपका सही है। तो 1 2 और 4 याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर जो है वो आपकी इन ऑप्शन के अनुसार रामपुर में है। रामपुर में इन ऑप्शन के अनुसार, वैसे श्रावस्ती में है लेकिन इन ऑप्शन के अनुसार रामपुर में है, ठीक है दोस्तों। क्या आपको पता है महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखना। फोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट को कनेक्ट करना क्या कहलाता है? दोस्तों फोन लाइन और इंटरनेट की सहायता से, तो इसको बोलते हैं डायल अप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इसको डायल अप कहा जाता है, डायल अप। नेक्स्ट आपका, साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। दोस्तों साइबर सुरक्षा से क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी,
दिए हुए विकल्पों में से कोई भी साइबर सुरक्षा संबंध नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो आपका कौन सा है? वो है आपका विंडोज़ ओएस, आईओएस, एंड्रॉइड, ये सभी। नेक्स्ट आपका कर्सर क्या होती है? आपने वो देखा होगा कि तीर का निशान घूमता रहता है कर्सर, तो कर्सर क्या है? एक पतली ब्लिंकिंग लाइन होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है? बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। हालांकि मॉक टेस्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, आधे घंटे 50 क्वेश्चन है सर, इनको डिस्कस करना थोड़ा बड़ा ही हो जाता है, और फिर भी मैं आपको इतनी एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताता हूँ ताकि कोई क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाए। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा क्लास लंबी लगे, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और इसी तरह से मैं मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलता हूँ आपको एक नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।